तो इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे। अंग्रेज सरकार की नीतियां थी, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो आज नीतियों के क्रम में हम लोग प्रशासनिक नीतियों का अध्ययन करेंगे। किसका? प्रशासनिक नीतियां देखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है। प्रशासनिक नीतियां जो है बहुत उपयोगी टॉपिक है। अगर कोई बंदा सिविल की तैयारी करना चाह रहा है तो उसका इतिहास आज समझ जाएगा कि कहाँ से सिविल सेवा बन करके आया है। ठीक, तो ये हम लोग इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो इसको हम 3 प्रकार की प्रशासनिक सेवा का अध्ययन करते हैं। एक तो आपका सिविल सेवा हो गया, एक क्या हो गया? सिविल सेवा। दूसरा हो गया पुलिस सेवा। दूसरा क्या हो गया? पुलिस सेवा। ठीक है, और तीसरा हो गया जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। कौन सी? न्याय व्यवस्था। 3 प्रकार के प्रशासन का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक तो सिविल सेवा का, जिसको पहले बोलते थे ICS। क्या बोलते थे? ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था। इसको कहा जाता था इंपीरियल का मतलब जो इंग्लैंड की कंपनी, मतलब इंग्लैंड का शासन था तो वो इंपीरियल उसे कहा जाता था, इसलिए इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था उस समय। आज भी IAS कहते हैं, ICS कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। अब नाम बदल गया है, अब इंपीरियल की जगह क्या नाम लग गया है? इंडियन लग गया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है ये सिविल सर्विसेज का पोर्शन है, इसे हम लोग अच्छी तरीके से DNA करेंगे। तो यहाँ पर 1786 में एक गवर्नर जनरल बंगाल का आता है 1786 में, जिसका नाम था कॉर्नवालिस। क्या नाम था? कॉर्नवालिस। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने काफ़ी काम किया था प्रशासन के क्षेत्र में। उसने प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, पुलिस प्रशासन में, सिविल प्रशासन में भी काफ़ी काम किया। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिविल का, नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का मतलब होता है नागरिक सेवा। कौन सी सेवा? नागरिक सेवा। और सिविल जानपद को भी कहते हैं, जानपद से ही जनपद बने हैं। आज के समय में जो जनपद होते हैं ना, जिसको जिला बोलते हैं, वो जन मतलब लोग। ठीक, लोगों के पद जहाँ पड़े हैं उसे जनपद कह दिए गए। इतिहास में पूरा हमने प्राचीन इतिहास पढ़ाया है, सारा बताया है। तो इस तरीके से जो है 1786 में जब कॉर्नवालिस आता है तो इसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में कई सुधार किए। तो सब इसीलिए इसको जो है ICS का सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है हिस्ट्री में कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 तक रहता है। इसका कार्यकाल क्या है? 1786 से 1793 तक। बात आई गई, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक गवर्नर आता है वेलेजली। कौन आता है? वेलेजली। वेलेजली का कार्यकाल याद है किसी को? मैंने बढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से। और इसकी कौन सी नीति थी वेलेजली की? एक नीति थी विलय नीति। कौन सी? हड़प नीति, विलय नीति। कौन सी नीति थी? हाँ, वो तो कार्यकाल है 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल है। लेकिन इसके समय की कौन सी नीति कौन सी थी? सहायक संधि इसकी एक नीति थी। इसके तहत क्या कर लेता था? राज्यों का, देशी राज्यों का विलय कर लेता था, अधिग्रहण कर लेता था। तो वेलेजली की कौन सी नीति थी? सहायक संधि। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला हैदराबाद 1798 में ही। ठीक, तो वेलेजली ने भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया और इसने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो यहाँ से प्रश्न आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर था अंग्रेजों के समय में? कहाँ पर था? कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थापित हुआ? कोलकाता में। कब स्थापित हुआ? 1800 में। और किसने स्थापित किया? वेलेजली ने। किसने स्थापित किया? वेलेजली ने। प्रशिक्षण देने के लिए किस चीज़ का? सिविल सेवाओं को, सिविल नागरिक सेवा के जो व्यक्ति आते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे आज प्रशिक्षण देने के लिए देहरादून में लवासना है। क्या है? लवासना है। LBS, लाल बहादुर शास्त्री। LBS मतलब होता है लाल बहादुर शास्त्री। लवासना NAA, नेशनल जो है नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, लवासना। यहाँ पर देहरादून में IAS को क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। IAS जो सेलेक्ट होकर बंदे जाते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? देहरादून के लवासना में। लेकिन उस समय ट्रेनिंग कहाँ दी जाती थी? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। लेकिन ये ज़्यादा समय तक चला नहीं, क्योंकि अंग्रेज अभी तक जो है IAS की परीक्षा नहीं होती थी। अभी तक डायरेक्टर
जो बोर्ड के डायरेक्टर होते थे वही जिसको चाहते थे उन्हें जो है सिविल सेवा के रूप में भेज देते थे भारत में। जो उनके चाहते नियर डियर व्यक्ति होते थे उन्हें क्या बना देते थे, सिविल सेवक बना करके और भारत भेज देते थे। ठीक, अभी तक कौन डायरेक्टर भर्ती करते थे, अपना जिनको चाहा उन्हें उनका नाम प्रस्तावित कर दिया और भेज दिया कि जाओ इंडिया में तुम क्या करो, सिविल सेवा अपना जो है जिलों में जा करके कार्य करो, रेवेन्यू का कार्य करो। रेवेन्यू कलेक्टर कहते हैं ना जिलाधिकारी को, तो कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू आय, जिले की आय, तो इसीलिए वहीं से शब्द आया है कलेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 में। तो ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती, इसको बंद कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है और इसके बदले 1806 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में ही खोली जाती है जो है हैरिसबरी में इंडिया कॉलेज खोला जाता है। क्या खोला जाता है, इंडिया कॉलेज, हैरिसबरी या हैरिसबरी। ठीक है, तो ये इसको हैरिसबरी कॉलेज भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हैरिसबरी या हैरिसबरी कॉलेज भी कहा जाता है। और ये कहाँ खोला गया, इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं, कहाँ खोला गया, इंग्लैंड। तो अब जो है फोर्ट विलियम की जगह किसने ले लिया, हैरिसबरी ने ले लिया। किसने ले लिया, हैरिसबरी ने। यानी कि अब वहाँ पर जो भी व्यक्ति वहाँ से ICS बनेगा इंपीरियल सिविल सर्विस में, यानी सिविल सेवक जो भी बनेगा उसको ट्रेनिंग वहीं दे दी जाएगी। कहाँ पर, इंग्लैंड में ही, हैरिसबरी कॉलेज में ही ट्रेनिंग दे करके और उसे इंडिया भेजा जाएगा। पहले कहाँ देते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, और इसे कर दिया गया बंद। तो 1806 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित किया गया। इसके बाद में 1833 में एक एक्ट आता है। ठीक है, और इस एक्ट के तहत अब किया जाता है कि अब जो है क्या किया जाएगा, नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था ना, भारत में जो है कुछ कानून बदले गए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण कानून क्या था, चाय और चीन के साथ व्यापार जो था 1813 में, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। एकाधिकार जो ECI का था, मतलब इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसका व्यापार एकाधिकार व्यापार बना था सिर्फ दो चीज़ों में 1813 में, चाय और चीन के साथ, और 1813 में उसे भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 1813 में एक परिवर्तन और एक नियम और बढ़ाया गया कि अब क्या किया जाएगा, जो सिविल सेवा के बंदे हैं उनको एक परीक्षा से भर्ती किया जाएगा। किससे, परीक्षा से भर्ती किया जाएगा। लेकिन ये एक्ट पारित हुआ और इस पे अमल नहीं लाया गया, इस एक्ट पे अमल नहीं लाया गया। अभी भी भर्ती कैसे होती थी, डायरेक्टरों के माध्यम से। कौन भर्ती करता था, डायरेक्टर भर्ती करते थे। तो इसके बाद में 1853 में एक एक्ट आता है, 1853 में एक एक्ट आता है, और इस एक्ट के आधार पे 1854 में मैकाले का एक जो है स्मरण पत्र आता है। मैकाले का नाम याद रखना है, शिक्षा विभाग का, भारत में जो है ये शिक्षा विभाग का एक तरीके से बहुत बड़ा जो है व्यक्ति था, विधिवेत्ता था, शिक्षा वेत्ता था। कौन, मैकाले। तो मैकाले कहता है कि नहीं, अब भर्ती कैसे होगी, परीक्षा के माध्यम से होगी। कैसे होगी, परीक्षा के माध्यम से। तो 1853 और 1854, 1853 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें कहा गया कि जो है जो 1833 की बात तुमने मानी नहीं थी, पहले तो बात कहाँ कही गई थी, 1833 वाले चार्टर में ये कहा गया था कि यहाँ से जो है परीक्षा होनी चाहिए, डायरेक्टर मनमानी से भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन उस बात को माना नहीं गया। और फिर बाद में 1853 में फिर एक एक्ट आता है, और इस एक्ट में कहा जाता है कि नहीं, अब जो है ICS यानी सिविल सेवकों की भर्ती किससे होगी, परीक्षा के माध्यम से होगी। और इसे तस्दीक कौन करता है, मैकाले करता है। 1854 में मैकाले भी कहता है कि भर्ती किससे होनी चाहिए, परीक्षा के माध्यम से। तो सबसे पहले 1855 में एक परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती है। कहाँ पर, लंदन में एक परीक्षा आयोजित होती है सिविल सेवा की। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ से आएगा, सिविल सेवा की सबसे पहली परीक्षा कहाँ आयोजित की गई, लंदन में, भारतीय सिविल सेवा की। देखो वहाँ इंग्लैंड के लिए नहीं, किसके लिए, भारत में सिविल सेवा करने के लिए, जिलों में आकर के जिला अधिकारी बनने के लिए परीक्षा देने कहाँ जाना होगा तुमको, लंदन में। कहाँ जाना होगा, लंदन में। और भारत के लोग भी कुछ पास किए, मतलब इन्होंने इसलिए लंदन में किया था, ये चाहते ही नहीं थे, कार्नवालिस, बेलेजली, ये सब चाहते ही नहीं थे कि भारतीय सिविल सेवा में आए। तभी तो डायरेक्टर को दे दिया गया कि डायरेक्टर जो है नियुक्ति करेंगे, और परीक्षा तो इंडियन भी पास कर लेंगे। देखा था इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं, ये भी परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन जब दबाव पड़ा कि नहीं परीक्षा होनी चाहिए, तो परीक्षा रखा कहाँ, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में होगा तो भारतीय जा भी नहीं पाएंगे परीक्षा देने, और वहीं के आदमी परीक्षा देंगे और पास करेंगे। लेकिन भारतीय हमारे जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए भारतीय, तो भारतीय पहुँच गए वहाँ भी। तो 1863 में एक भारतीय पहुँच गया,
1863 में परीक्षा पास करने वाला जो है क्या नाम था उसका, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में यहाँ से प्रश्न आता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो पहला भारतीय कौन था जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की? उसी की धरती पे जा करके, इंग्लैंड की धरती पे ही जा करके आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ से प्रश्न आता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहली परीक्षा आईसीएस की इंग्लैंड की धरती पे ही जा करके पास की थी। ठीक, अब इनको लगा कि ये तो सारे भारतीय परीक्षा पास करते चले जा रहे हैं, तो अभी तक इन्होंने जो एज रखी थी 18 साल न्यूनतम और 23 साल अधिकतम। 18 साल का बच्चा होगा तो फार्म भर सकता है, और 23 साल से ऊपर का बच्चा होगा वो फार्म नहीं भर सकता, क्योंकि इस बीच के बच्चे सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे? इंग्लैंड में मिलेंगे। लेकिन जब देखा कि भारतीय भी पास करने लगे हैं तो इन्होंने फटाफट इसकी उम्र घटानी शुरू कर दी। अब 23 से इसकी उम्र कर दी 22 साल। फिर भारतीय नहीं माने, फिर भी भारतीय पहुंच रहे हैं पास करके, तो 21 वर्ष कर दी, यानी अधिकतम आयु, अधिकतम मतलब इससे ऊपर आयु हो गई तो फार्म ही नहीं भर सकता है। और फिर इसके बाद में रहा कसर 19 कर दिया, एक ही वर्ष रखा, 18 साल न्यूनतम, अधिकतम 19 वर्ष। बड़ा ज़्यादा ये बदमाशी कर रहे थे कि उम्र घटाते जा रहे थे, फिर भी भारतीय पास करते चले जा रहे थे। लेकिन फिर भाई इंग्लैंड में भी कुछ लोग हैं जो है थोड़ा सा विचार करते हैं, सोचते हैं। तो बाद में 1886 में एक आयोग आया, एचिसन आयोग। 1886 में एक आयोग आया, एचिसन आयोग। तो एचिसन आयोग ने फिर से आयु कर दी, अधिकतम आयु 23 वर्ष कर दी। कितनी? 23 वर्ष कर दी। 18 से 23 वर्ष तक के बच्चे परीक्षा में बैठ सकते हैं। 1886 में एचिसन आयोग आया, और उसके तहत क्या हुआ कि यहाँ पर जो है उम्र बढ़ा दी गई। पहले उम्र को घटा, अब इस समय वर्तमान में उम्र क्या है? 21 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक। आईएएस की परीक्षा में, जिसको आप यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी की परीक्षा में जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 32 वर्ष है। ठीक, और ओबीसी को 3 वर्ष का रिजर्वेशन, तो 32 और 3 35 वर्ष। तो इस तरीके से ये खाका बनाया गया है इस समय वर्तमान में 21 से 32 वर्ष तक। और उस समय देखो, अब बताओ पहले कंपटीशन टफ था कि अब कंपटीशन टफ है? पहले टफ था, एज कम थी और पढ़ने के साधन। अब इसमें योग्यता भी क्या रखी गई कि परीक्षा देने जाना होगा तो तुमको ग्रीक भाषा आनी चाहिए, तुमको जो है यूनानी भाषा आनी चाहिए, तुम्हें लैटिन भाषा आनी चाहिए। उस भाषा में पेपर होता था, लैटिन और यूनानी। भारतीय अंग्रेजी तो पढ़ लिए थे, लैटिन और ग्रीक जैसी शास्त्रीय भाषाओं को जो है उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो वहाँ जाकर पढ़ते थे, तैयारी करते थे, फिर परीक्षा फाइट करते थे। तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त जो कल हम पढ़े थे, आरसी दत्त जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा ना, वो भी आईसीएस की परीक्षा पास करके आए थे। इसके अलावा जो है 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास की थी। 1920, उनकी कहानी तो बड़ी विचित्र है। 1920 उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें आईएएस बनना है, आईसीएस बनना है, इंपीरियल सिविल सर्विस में जाना है। लेकिन उनके घर वालों ने अचानक प्लान बनाया, बोला बेटा तुमने पढ़ाई अच्छी से कर ली है, सब जगह टॉप करते रहे हो अपनी क्लास में, और तुमको अब जो है अगर आईसीएस की परीक्षा देनी है तो हाँ या ना में जवाब दो। तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है हमें पढ़ना है। और परीक्षा देने जो है कहाँ जाना था? इंग्लैंड जाना था, क्योंकि 1922 से जो है परीक्षा भारत में शुरू हुई है। उसके पहले कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। तो इन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और चले गए लंदन। अंग्रेजी जानते थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी थी, बंगाल क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन उतनी अच्छी बांग्ला पे पकड़ नहीं थी जितनी अच्छी इनको अंग्रेजी में पकड़ थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में शुरू से पढ़ा था और अच्छे खासे खानदान से थे, परिवार भी संपन्न था। तो पैसा 10,000 रुपये उस समय लेकर गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और मात्र जो है पढ़ाई की 8-9 महीने, सिर्फ 8-9 महीने उम्र थी, जो है यही करीब 21-21 साल की, 20 साल की एज रही होगी। और जा करके वहाँ 8 महीने में, और एक पेपर और होता था जो फ्रेंच भाषा में लिखा जाता था। बहुत कठिन भाषा हुआ करती है फ्रेंच आज भी, तो फ्रेंच भाषा को सीखा वहाँ जाकर 8 महीने में, और 7-8 पेपर होते थे। वो 7-8 पेपर तैयार किए, लैटिन और जो है ग्रीक भाषा में वो सारे पेपर तैयार किए, और परीक्षा दे कर आए। परीक्षा दिए, कुछ पेपर छूट भी गए, लगभग 150 नंबर का छूट गया था पेपर। कह रहे थे अब होगा नहीं हमारा। घर जो है टेलीफोन किया, उस समय तार होते थे, तो बताया घर पे जो है कि मैं पास नहीं कर पाऊँगा परीक्षा। और जब रिजल्ट आया, पेपर में छपा 4थे नंबर पे, सुभाष चंद्र बोस ने 4थे नंबर पे टॉप किया आईसीएस की परीक्षा, 4th रैंक लेकर आए। उस समय जब इतनी कठिन परिस्थितियां थीं, और वो भी इंग्लैंड में जा कर के रहना, वहाँ जो है
पढ़ाई करना, तैयारी करना सिर्फ 8-9 महीने की तैयारी में। तो अब सोच लो वहाँ उस समय की परिस्थितियों में रहते हुए व्यक्ति, और भारत में जो है इस समय आंदोलन चल रहे थे, ठीक, ऐसे माहौल में रह करके सुभाष चंद्र बोस ने जो है ICS की परीक्षा क्लियर की थी। तो आज तो तुम्हारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, तुम्हारी भाषा में परीक्षा लिखी जाती है, IAS की परीक्षा हिंदी भाषा में भी लिखी जाती है, ठीक। तो ऐसी परीक्षा को जब उन्हीं की भाषा में था, उनको जवाब दिया, और इतना ही नहीं, पास करके आए और यहाँ कलेक्टर बने, और मुश्किल से जो है 10-12 महीने कलेक्टर रहे, रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया नौकरी। कहा बाप का सपना था, पूरा कर दिया, हमें ये काम थोड़े नहीं करना है, हमें तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना है। ये तो नौकरी इनकी थोड़े नहीं करेंगे अंग्रेजों की, यहाँ तो कलेक्टर बनेंगे, इनकी नौकरी करेंगे, इनकी बजाएंगे, जो नियम कानून इनके लागू करेंगे। कहा लो, लिख करके दे दिया, इंग्लैंड चले गए, वहीं रिजाइन करके चले आए, इंग्लैंड में ही रिजाइन करके फिर चले आए इंडिया में, और नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो ये इनकी कहानी थी जो है सुभाष चंद्र बोस की ICS परीक्षा पास करने की। तो यहाँ पहले परीक्षा पास करने वाले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी पास की थी, RC दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने पास की थी, और सुभाष चंद्र बोस ने भी पास, कईयों ने पास की थी, लेकिन ये मुख्य पात्र हैं जो इतिहास में हम लोग इनका नाम देखेंगे, ठीक। तो इन लोगों ने पास की, यहाँ तक की कहानी हो गई। इसके बाद में जो है एक 1919 का एक्ट आता है, 1919 का अधिनियम आता है, ठीक। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये बात कही जाती है कि भारत में भी क्या होनी चाहिए, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। कौन सी? ICS की परीक्षा, लंदन के साथ साथ भारत में। तो सबसे पहले 1922 में इलाहाबाद में लंदन की परीक्षा आयोजित की गई। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में ICS की परीक्षा सबसे पहले आयोजित कब हुई? 1922 में। कब आयोजित हुई? 1922 में। अब जो है दोनों जगह पेपर होने लगे, लंदन में भी होता था और इलाहाबाद में भी होता था। ये किस एक्ट में आया था ये बात? 1919 के अधिनियम में। इसके बाद में 1924 में एक कमीशन आया, ली कमीशन। कौन सा कमीशन आया? ली कमीशन। अभी हमने इसके दो कमीशन के नाम याद रखें। एचिसन कमीशन, प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। एचिसन कमीशन और ली कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? प्रशासनिक सुधार से। किससे जुड़ा है? प्रशासनिक सुधार से। एचिसन कमीशन और एचिसन कमीशन ने एज बढ़ा दिया था, 19 वर्ष से आयु बढ़ाकर कितना कर दिया था? पुनः 23 वर्ष कर दिया था। और जो ली कमीशन है, ली कमीशन जब 1924 में आया तो इसने भारत में लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही कि भारत में भी क्या गठित होना चाहिए? लोक सेवा। क्योंकि परीक्षा भारत में भी होने लगी थी, 1922 से परीक्षा होने लगी थी, लेकिन पेपर सेपर तैयार होना और सब होना लंदन से होता था। तो उन्होंने कहा भारत में भी एक आयोग होना चाहिए, लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो 1926 में भारत में पहला लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1926 में। जो आज लोक सेवा आयोग है उसकी कहानी अब शुरू हो जाती है। जो आज लोक सेवा आयोग है, जो दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी कहानी शुरू हो जाती है 1926 में। एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। इसके बाद में जो है एक एक्ट आता है 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट से बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। ठीक, तो 1935 के एक्ट में ही जो है केंद्रीय सेवा के लिए क्या बनाया गया? UPSC का गठन किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम में क्या बनाया गया? संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के लिए और राज्यों के लिए बनाया गया। PPS, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्यीय प्रांतीय लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में क्या है? लोक सेवा आयोग है। इलाहाबाद में है ना, इसका इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग है। क्या है? लोक सेवा। इसलिए बनाया गया था क्योंकि सबसे पहले परीक्षा कहाँ शुरू हुई थी? इलाहाबाद में। इसीलिए इलाहाबाद में प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया। नहीं तो हमारी राजधानी तो लखनऊ है, लखनऊ होना चाहिए, मोस्टली राजधानी में ही होता है, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए बनाया गया क्योंकि 1922 में इलाहाबाद में सबसे पहली ICS की परीक्षा इलाहाबाद में ही सेंटर बना था। तो इलाहाबाद में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से ये गठन हो गया। फिर बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को सारा संविधान इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, हम गणराज्य बन गए, संविधान इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, तो 1950 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? भारत में जो है इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संविधान में लागू कर दिया गया। किसको? लोक सेवा आयोग को। संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग को 26 जनवरी 1950 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जो भी संविधान में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, संस्थाएं जिनका जिक्र कहाँ है? संविधान में, उनको कहा जाता है संवैधानिक बॉडी। क्या कहा जाता है? संवैधानिक बॉडी।
तो संविधान के जो है भाग 14, अभी सिर्फ इतना याद रखो, जब संविधान पढ़ाएंगे तो वहाँ सारे भाग पढ़ाएंगे। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक किसका जिक्र है? संघ लोक सेवा आयोग का और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का, कि इनका गठन कैसे किया जाएगा, इसमें सदस्य कहाँ से आएंगे, सारी वहाँ जब हम संविधान पढ़ेंगे तो सब बताएंगे, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है किसको? संघ लोक सेवा आयोग को। और संघ लोक सेवा आयोग में जो सर्विसेज होती हैं, मोस्टली 3 सर्विसेज होती है, ऑल इंडिया लेवल की 3 सेवाएं होती हैं। एक IAS जिसको कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? IAS, एक जो होती है IPS और एक जो होता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो DM बनते हैं वो IAS से बनते हैं, जो SP SSP बनते हैं वो IPS से बनते हैं, और जो जंगल के बड़े अधिकारी बनते हैं वो IFS से बनते हैं। जंगल के बड़े बड़े अधिकारी जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? IFS से। तो ये क्या कहलाती हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज। इनको क्या कहते हैं? ऑल इंडिया, अखिल भारतीय सेवाएं, इनको कहते हैं अखिल भारतीय। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं आज हैं वर्तमान में भारत में। कौन कौन सी? IAS, IPS और IFS। और ये इसको कंडक्ट कौन कराता है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। कौन परीक्षाएं कराता है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी आयु कितनी है? न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष आज के समय में। और इन तीनों की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहले जो भी बंदा चुना जाता है, जो भी बंदा इसमें सेलेक्ट होता है, सिलेक्शन के बाद जो है उसे भेजा जाता है लबासना। कहाँ भेजा जाता है? तीनों को लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, लबासना। तो लबासना भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। 3-4 महीने तीनों रहते हैं। कौन? IAS भी, IPS भी और IFS भी 3-4 महीने रहते हैं। वहाँ पर एक बेसिक कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जो है IAS वाले तो वहीं रह जाते हैं, कहाँ? देहरादून के लबासना में, इनको ट्रेनिंग चलती रहती है वहीं पर। और IPS को भेज दिया जाता है हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तो हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, अब अलग हो गया ना तेलंगाना, तो हैदराबाद में भेज दिया जाता है। यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल पुलिस एकेडमी। यहाँ पर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल पुलिस एकेडमी। कहाँ पर है? हैदराबाद। तो हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग होती है, ठीक। और जो IFS है इसकी ट्रेनिंग देहरादून में ही होती है, लेकिन वहाँ पर होती श्रीमती इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी है। देहरादून में ही एक एकेडमी कौन सी है? श्रीमती इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। तो वहाँ पर किसके? IFS की ट्रेनिंग होती है, ठीक। तो इस तरीके से बाकी और भी सेवाएं हैं, जैसे आपका IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो राजदूत बन के जाते हैं, इस और IRS है जो केजरीवाल जी हैं ना, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या थे? IRS थे, रेवेन्यू विभाग में थे, जहाँ से कर वगैरह इकट्ठा किया जाता है ना, IRS। तो ये भी बहुत अच्छी पद है, तो इनकी भी ट्रेनिंग होती है। सब अलग अलग ट्रेनिंग के सिस्टम है, अलग अलग क्षेत्रों में सब ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये मुख्य चीज़ें थी तो इसको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से ये कहानी शुरू होती है कार्नवालिस से, आज इस स्वरूप में पहुंच गई है। IAS की जो सिस्टम है ये इस स्वरूप में कैसे पहुंचा है? कार्नवालिस को जन्मदाता कहा जाता है, जो है सिविल सेवाओं का जन्मदाता किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, ठीक। और सबसे पहले भारत में परीक्षा कब आयोजित हुई थी? 1922 में। और कहाँ आयोजित की गई थी? इलाहाबाद में। अब दिल्ली दिया रहेगा तो टिक मार दोगे दिल्ली पे, लेकिन उस समय दिल्ली इतना सेंटर नहीं था, कोलकाता हुआ करता था। और इलाहाबाद में उस समय जो है, इलाहाबाद भी जो है अवध प्रांत का क्षेत्र था, उसमें भी काफ़ी जो है चीज़ें थी। तो इस तरीके से उस समय इलाहाबाद में जो है, इसीलिए आज प्रांतीय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का UPPSC कहाँ है? इलाहाबाद में ही है, लोक सेवा आयोग वहीं पर है, ठीक। तो इस तरीके से ये इसकी क्या थी? एक जो है कहानी थी पूरी IAS परीक्षाओं की जो है। और दूसरे प्रशासन है पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन में ज़्यादा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन का भी जनक किसको कहा गया है? कार्नवालिस को ही कहा गया है। किसको कहा गया है? कार्नवालिस को ही। पुलिस प्रशासन का जन्मदाता भी कार्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था, ठीक। तो कॉर्नवालिस को पुलिस प्रशासन का भी जन्मदाता कहा जाता है। इतना जान लो बस। प्रशासन में दोनों प्रशासन का जन्मदाता कौन था? कॉर्नवालिस था। और इसके अलावा 1860 में जो है इंडियन पैनल कोड IPC और CPC, ये सब धाराएं हैं, कानून वाले पढ़ते हैं, लेकिन इतना याद ध्यान रखो जो है क्रिमिनल इंडियन जो है क्या इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल पैनल कोड, ये सब जो है
1860 में अस्तित्व में आते हैं। कब आते हैं? 1860। ये सब लॉ वाले पढ़ते हैं, ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये जान लो 1902 में फ्रेजर कमीशन आया था। क्या आया था? यहाँ से प्रश्न आया है इसलिए बता रहा हूँ। 1902 में एक कमीशन आया था, फ्रेजर कमीशन। कौन सा कमीशन? फ्रेजर कमीशन। तो फ्रेजर कमीशन ने कहा था कि भारत में केंद्र के लिए एक सीबीआई बॉडी होनी चाहिए। कौन सी बॉडी? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो सीबीआई केंद्र में आनी चाहिए, ये किसने कहा था? फ्रेजर कमीशन ने। कब आया था? 1902 में। और प्रांतों में होना चाहिए सीआईडी। प्रांतों में क्या होना चाहिए? सीआईडी होना चाहिए। प्रांतों में सीआईडी होना चाहिए और केंद्र में सीबीआई होना चाहिए। ये संस्थाएं होनी चाहिए। तो इसका अस्तित्व कब से है? 1902 से। तो ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि सीबीआई की स्थापना किस कमीशन के जो है संस्थाओं, मतलब उसे किस कमीशन के प्रस्तावों के आधार पे सीबीआई स्थापित की गई केंद्र में और राज्यों में सीआईडी स्थापित की गई। तो किसके आधार पे? फ्रेजर कमीशन के आधार पे। कौन से, किसके आधार पे? फ्रेजर कमीशन के आधार पे। ठीक, तो ये यहाँ से पुलिस प्रशासन था। इसके अलावा न्याय प्रशासन में थोड़ी बहुत बातें हैं, उसको भी जान लेते हैं। किस तरीके से आज का जो वर्तमान का जो मुख्य न्यायालय है, जिसको बोलते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कैसे अस्तित्व में आया। 1773 की कहानी देखते हैं। यहाँ पर न्याय प्रशासन अस्तित्व में शुरू होता है 1773 से। कब से शुरू होता है? 1773। 1773 का एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कोलकाता में। आज कोलकाता कहते हैं। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की जाती है। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वैसा नहीं, ये बिल्कुल अलग था। क्योंकि उस समय कोलकाता क्या था? अंग्रेजों का जो है प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। मद्रास, और जो है मुंबई और कोलकाता ही सबसे बड़ा हब था, केंद्र था। तो कोलकाता में एक कोर्ट स्थापित किया जिसको कहा गया सुप्रीम कोर्ट 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें जो है एलिजा इम्पे, इसका नाम याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य जज थे। सबसे पहले मुख्य जज कौन थे इस कोर्ट के? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक, 1773 में ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इतना याद रखना। और इसके बाद में जो है जो वर्तमान कोर्ट का अस्तित्व आता है, अभी 1860 ईस्वी के एक जो है अधिनियम आता है, 1860 उच्च न्यायालय का अधिनियम। कौन सा अधिनियम आता है? उच्च न्यायालय का अधिनियम 1861 में आता है, 60 में नहीं, 1861 में। और 1862 में जो है 3 जगह हाई कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। 3 जगह कहाँ होंगे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो 1862 में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है? कोलकाता, मुंबई और मद्रास, 3 जगह। मानचित्र में इस तरीके से देख सकते हो, जगह नहीं है। चलो चित्र बनाने की जरूरत नहीं, ये याद रखो। तो 1862 में अस्तित्व में कौन से आए? 3 हाई कोर्ट आए। और 1866 में अपने उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी अस्तित्व में आ गया। कब आया? 1866 में। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? इलाहाबाद। आज इलाहाबाद में ही तो है हाई कोर्ट अपना। ठीक, उस समय इलाहाबाद का ही जो है प्रचलन था। तो 1866 में इलाहाबाद में एक हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और इसके बाद में 1935 का अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो 37 में स्थापित होता है। 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया जाता है। कौन सा कोर्ट? फेडरल कोर्ट। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट बनाया जाता है, जो बीज बनता है सुप्रीम कोर्ट का। जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसका बीज कहाँ से बन जाता है? 1935 के अधिनियम से। लेकिन जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसका अस्तित्व कब से आता है? 28 जनवरी से आता है। कब से आता है? 28 जनवरी 1950 से। 28 जनवरी 1950 से हमारे जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसका अस्तित्व आ जाता है। कब से? 28 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को सारा संविधान लागू हो गया। उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, ये अस्तित्व में आ जाता है। और इसके जो प्रमुख सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे, कौन थे? हीरालाल कानिया। कौन थे? हीरालाल कानिया। अब यहाँ से प्रश्न आता है, हीरालाल कानिया, एच.जे. कानिया बोलते हैं, पूरा नाम है मतलब एच.जे. कानिया। तो पहले मतलब जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
हीरालाल कानिया थे। लेकिन जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 में, उसके पहले जज कौन थे? एलिया इम्पे, ठीक है। लेकिन हीरालाल कानिया जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसके पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित। कौन है? यू ललित। नाम कैसे याद रखोगे? 3 नाम मिला के एक व्यक्ति का नाम पड़ा है। यू से हो गया उदय, उमेश, ललित। 3 नाम है। उदय का भी नाम है, उदयराज शुक्ला कह सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो। उदयराज का नाम है, और उमेश मास साहब हमारे हैं, उनका भी नाम याद रख लो, और ललित कोई बच्चा होगा उसका भी नाम याद रख लो। तीनों नाम मिला करके आज का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जिसको CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस समय है। और किस नंबर के हैं ये? 49 नंबर के। किस नंबर के हैं? 49वें नंबर के। अभी हाल में ही अगस्त के महीने में 26 अगस्त 2022 को इनको पदभार मिला है। अगस्त में जो है 2022 में यू ललित, ठीक। इतना भी याद रहेगा तो भी चलेगा, और लेकिन पूरा नाम याद रखना है तो उदय को याद रख लो। किसको? उदय को, उमेश को। उदय और उमेश और ललित, 3 नाम मिला के एक नाम बनता है, उदय, उमेश, ललित, जो 49वें CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49वें। और अब इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने न्यायाधीश, मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको देखते हैं। 2019 में जो है यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई थी 33, और 1 कर दिया गया था मुख्य न्यायाधीश। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश रहते हैं। कितने न्यायाधीश रहते हैं? 34, जिसमें 1 क्या हो गया? मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या हो गए? न्यायाधीश। 33 क्या हो गए? न्यायाधीश। तो इस तरीके से ये वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का जो है अस्तित्व आता है। तो वर्तमान CJI कौन है? यू ललित, उदय, उमेश, ललित। और किस नंबर के ये हैं? 49, 49वें नंबर के हैं। तो इस तरीके से वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व आता है, ठीक। तो ये तीनों प्रशासन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। याद हो, इसमें से कुछ याद है कि रिवाइज कराएं? करा दें थोड़ा बहुत? चलो पूछते हैं क्या क्या याद है, रह गया है। इधर से पूछते हैं। हाँ, भारत में प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा गया है? कॉर्नवालिस को। किसको कहा गया है? कॉर्नवालिस। और IAS लोगों की ट्रेनिंग की सबसे पहले भारत में जो है सेंटर कहाँ बनाया गया था? ट्रेनिंग सेंटर सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। कब बनाया गया था? 1800 में। क्या नाम था? फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद में लंदन में चला गया, यहाँ से कॉलेज बंद कर दिया गया। 1806 में लंदन में प्रशिक्षण। कहाँ पे होता था लंदन में? हैलीबेरी में। कहाँ होता था? हैलीबेरी में। इंडिया कॉलेज स्थापित किया गया हैलीबेरी में ही, और वहाँ होता था। और इसके अलावा भारत में जो है परीक्षा कब से शुरू हुई? 1922 में। और पहली ICS की परीक्षा भारत में कहाँ हुई? इलाहाबाद में। और पहला भारतीय कौन था जिसने ICS की परीक्षा पास किया? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब पास किया था? 1863 में। पहली परीक्षा 1855 में आयोजित की गई थी लंदन में, और 1863 में इन्होंने पहला भारतीय जिसने ICS की परीक्षा पास की थी सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सुभाष चंद्र बोस ने कब पास की थी? 1920 में। कौन सी रैंक आई थी? चौथी। यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक। चौथी रैंक आई थी 1920 में, ठीक। और 1922 से इलाहाबाद में परीक्षा प्रारंभ हो गई। और इस समय जो UPSC में जो एज लिमिट है IAS की परीक्षा की, कितने से कितने वर्ष तक है? 21 वर्ष से 32 वर्ष तक। 21 वर्ष से 32 वर्ष तक। और पहले कितने वर्ष हुआ करती थी? 18 से 23, 18 से 22, घटाते बढ़ाते रहे। 18 से 19, 21 साल के लिए किया था। कारण क्या था? भारतीय भी पहुंचने लगे थे। और कौन से भाषाओं में परीक्षा होती थी? हाँ, लैटिन, और जो है इस अब उस समय भी इतिहास भूगोल होते थे। उस समय यूरोप का इतिहास पढ़ा जाता था, उसमें सिलेबस में होता था, ठीक। भूगोल में वहाँ की इंग्लैंड के भूगोल का अध्ययन उसमें सिलेबस में था। तो तब कितना टफ था, मतलब भारत का व्यक्ति यूरोप का इतिहास पढ़े, इतनी सामग्री नहीं है। भारत का व्यक्ति जो है
इंग्लैंड का भूगोल पढ़े, ये सब पढ़ करके परीक्षा पास करते थे। बताओ कितना उस समय कठिन परिस्थिति में भी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने परीक्षा को पास ही नहीं किया था, टॉप भी किया था, टॉपर लिस्ट में नाम था उनका, और छोड़ दिया था परीक्षा पास करके।